तो आज हम बात करने वाले हैं कौन सी तारीख। आपको पता है कि इतिहास में तारीख का बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो बात यही आती है कि कौन सी तारीख महत्वपूर्ण है और कौन सी तारीख महत्वपूर्ण नहीं है। कहता है कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947। तो ये महत्वपूर्ण देश या महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। तो हम उसे महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। जैसे 1947 की यदि हम बात करते हैं तो 1947 को तो हमें केवल आज़ादी मिली है ना, लेकिन क्या हमने वाकई में 1947 के दिन ही सारी लड़ाई थोड़ी ना लड़ी थी, बल्कि हमने उसकी लड़ाई उससे पहले लड़ी थी। तो मतलब उस दिन के आसपास, उस दिनों के टाइम में हमने अपने देश के लिए कुछ किया। तो कहता है ना, उसी के इर्द गिर्द जो कहानी बनी थी, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। कहता हुआ इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। हम मानते हैं कि कुछ घटनाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे कोई मर गया, कोई राजा बना, किसी का बेटा हुआ, उसने फिर उसके गद्दी को हथिया लिया, उसने नए साम्राज्य पे कब्जा कर लिया। ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। क्योंकि हमारा जो तारीख है, हमारा जो डेट है ना, वह डेट, वो तारीख मुद्दों पे डिपेंड करता है, और हम किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं ये उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हिस्ट्री में तारीख महत्वपूर्ण होती है क्योंकि तारीखें हमें किसी खास चीज़ के बारे में विस्तार से बताने का काम करती है। कहता है एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। जितने भी गवर्नर जनरल थे, उनका शासनकाल बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। और इसका इतिहास किसने लिखा है? तो ब्रिटिश ने लिखा है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के शासनकाल से शुरू होते थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते हैं। मतलब भारत के अंदर यदि हम बात करते हैं, भारत के अंदर तो पहला जो वायसराय था उसका नाम क्या था? उसका नाम था वारेन हेस्टिंग नाम था। उसका नाम था वारेन हेस्टिंग। और जो अंतिम था, अर्थात जो लास्ट था, उसका नाम क्या था? लॉर्ड माउंटबेटन। माउंट बैटन नाम था। तो इसी के साथ हमारे यहाँ पर ब्रिटिश सरकार का शासनकाल खत्म होता है। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरल हेस्टिंग, वेलेजली, बेंटिंग, डलहौजी और इसके साथ साथ कैनिंग, लॉरेंस, लिट्टन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरवन, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सभी भारत में ब्रिटिश सरकार के वायसराय, गवर्नर जनरल, ऐसे पद पर ये लोग आए थे। इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। क्योंकि ये लोग, एक आया तो एक गया, दूसरा आया तो तीसरा गया, चौथा आया तो पांचवा गया। इसके साथ साथ यहाँ पर आते थे और जाते रहते थे। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था कि वो व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण है और कितना महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि भारत के अंदर जितने भी वायसराय आए, क्या सभी के सभी वायसराय काबिल थे? ऐसा नहीं कि काबिल नहीं थे, काबिल थे। सभी लोग काबिल थे। लेकिन सभी ने क्या कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रमोट किया, या उनके समय में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई? तो हर एक के समय में महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं होती। यदि हमारे पास हम बात करते हैं वारेन हेस्टिंग के बारे में, तो जरूरी थोड़ी ना कि वारेन हेस्टिंग को ही बनाया जाता।
कोई और भी बन जाता, लेकिन ये सौभाग्य था कि उनको बनाया गया, भारत का पहला वायसराय बनाया गया। ये ऐसे था मानो कि इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का कर्म ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता है, क्योंकि जब भी ये लोग आए तो हर एक व्यक्ति जब आता था तो उसने कुछ नए नए काम किए, शासन के नए तरीकों को अपनाया, शासन करने के नए नीतियों के साथ साथ, पॉलिसी के साथ साथ उनके कार्यक्रमों और उनके तरीके भी बदलते गए। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते? लेकिन लिखने के लिए आपको इन सभी के बारे में विस्तार से पढ़ना पड़ेगा और इनके बारे में आपको खास जानकारी रखनी पड़ेगी। कहता है, गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा दोबारा। गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? मतलब जब जब हमारे भारत में ब्रिटिश के द्वारा भेजा गया कोई वायसराय या गवर्नर जनरल आया, तो उस समय भारत के अंदर जितने भी लोग थे, उन सभी लोगों के गतिविधि किस प्रकार की थी, समाज किस प्रकार के थे, कैसा बदलाव हो रहा था, इनके बारे में हमें ध्यान देने की बात की जा रही है। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। टुकड़ों या अध्यायों में क्यों बांट देते हैं? ताकि उसको पढ़ना आसान हो और पढ़ने के साथ साथ उसके बारे में समझना आसान हो। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे, कुछ ना कुछ रिलेशन रहे। जैसे मैं ये कहूँ कि आपके जो पिताजी हैं, उनके पिताजी भी तो कोई होंगे, उनके भी पिताजी कोई होंगे। तो जब आपके समाज में कोई आता है और पूछता है कि आपका वंश कितने सालों पुराना है, तो अपने दादा परदादा, आप अपने खानदान के नाम बताते हो। तो ये एक रिलेशनशिप है कि आप अपने पूरे के पूरे खानदानों को एक ही अध्याय में पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो। आपको हर खानदान के अलग अलग कर्म के बारे में पढ़ना पड़ता है। दादाजी ने ये किया, दादाजी के टाइम में ये था, ऐसा था, वैसा था, फिर पापा के टाइम में ऐसा था, वैसा था, मेरे टाइम में ऐसा हुआ, वैसा हुआ, अब आने टाइम में ऐसा नहीं, वैसा होगा। तो हर चीज़ों को हम अलग अलग कर्म में पढ़ते हैं। इसीलिए हर चीज़ का अध्ययन करने के लिए हमने उन्हें चैप्टर में, अध्याय में बांट रखा है। और इसलिए बांट रखा है ताकि समझना आसान हो और हर अध्याय एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि इतिहास जब भी पढ़ें तो एक क्रम में पढ़ें। पहले वाले को दूसरे वाले के साथ जोड़ के पढ़ें और दूसरे वाले को तीसरे वाले के साथ जोड़ के पढ़ें, ताकि आपको पढ़ना आसान हो और समझना और भी आसान हो जाए। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के आसपास चलती है, इर्द गिर्द चलती है या चलता है, उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि भारत में वो लोग थे जरूर, लेकिन उन्होंने भारतीयों के लिए ऐसा कोई काम खास किया नहीं। उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। जहाँ पर ब्रिटिश सरकार रहा करते थे, ब्रिटिश के लोग रहा करते थे, उनके लिए भारतीयों के लिए कोई जगह थी ही नहीं। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा, एक अलग चैप्टर बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेगी, हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि पहले हमारे पास ब्रिटिश आए, ब्रिटिश ने भारत पे शासन किया। तो जब ब्रिटिश आए, भारत पे शासन किया, तो ये जो डेट होगा वो डेट इम्पॉर्टेंट होगा। लेकिन इसमें भारतीयों के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो भारत के जो समाज के लोग हैं, यहाँ पर जो समूह है, अब इन्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इनका भी डेट इम्पॉर्टेंट हो जाए। तो इनके लिए एक नए डेट के कार्यक्रम को तय करना इनके ही ऊपर डिपेंड किया जाता है और इनके ही ऊपर डिपेंड करता है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं। तो इसके बारे में
नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ये कैसा लगा ज़रूर बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।